हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत है आपका राव टेक्निकल क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों, अपन ने शुरू किया था आहार एवं पोषण के बारे में, थोड़ा बहुत कल पढ़ा भी था, तो एक बार उसको हल्का रिवाइज करते हैं। देखिए, आहार एवं पोषण क्या होता है कि अपने शरीर के अंदर जो भी अपन खाते हैं वो किस प्रकार से जाता है। अपन ने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा था और उसके बारे में कुछ पार्ट्स पढ़े थे, जैसे कि कितने जो सैकेराइड होते हैं, मोनोसैकेराइड हो गया, पॉलीसैकेराइड, डाइसैकेराइड आदि। आपने इनके भाग देखे थे, उसके कुछ उदाहरण भी देखे थे, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, ग्लैक्टोज, फ्रैक्टोज आदि मोनोसैकेराइड के हो गए थे। और ऐसे ही लैक्टोज और माल्टोज वगैरह आपने डाइसैकेराइड के देखे थे। कुछ शर्कराओं को और अलग तरीके से भी विभाजन किया गया इनको पहचानने के लिए, तो वो कौन से, आज अपन उनके बारे में देखते हैं। चलिए, क्या था शर्करा। शर्कराएं, जिसे हम बड़े ही प्यार से क्या कहते हैं, शुगर। ठीक है, शुगर को दो भागों में बांटा गया है। देख, एक होता है अपचायक और एक होता है अनअपचायक। अपचायक और एक होता है अनअपचायक। अनअपचायक यानी कि रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग आपकी शर्कराएं होती है। अब रिड्यूसिंग जो यानी कि अपचायक जो होती है वो कौन सी होती है। देखिए, आपने ऑक्सीडेशन की एक अभिक्रिया सुनी होगी जिसे ऑक्सीकरण कहते हैं, उसी प्रकार सेम उसका अपोजिट है। कौन सी? अपचायक। कैसे? उसके अंदर ऑक्सीजन का अणु बाहर निकलता है और इसके अंदर कौन सा, हाइड्रोजन का एक अणु बाहर निकल गया मान लो, तो उसके अंदर कौन सी होगी, अपचायक। या इसके विपरीत बोल सकते हो, यानी कि ऑक्सीजन का अणु जुड़ना या हाइड्रोजन का अणु निकलना क्या है, अपचायक। और उसके अंदर आप उल्टा बोल सकते हो, ऑक्सीजन का अणु बाहर निकलना या हाइड्रोजन का अणु जुड़ना क्या कहलाता है, आपका ऑक्सीडेशन। समझ आया? तो ऐसे ही इनके अंदर कौन कौन सी आती हैं, अपचायक शर्करा आती है, सभी जितनी भी होती हैं मोनोसैकेराइड, सभी मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड। ठीक है, इसके अलावा लैक्टोज और माल्टोज डाइसैकेराइड में कौन सी, लैक्टोज और माल्टोज। अम्ल अपचायक में कौन सी आती है, एकमात्र कौन सी आती है, सुक्रोज। कौन सी आती है, सुक्रोज शर्करा आती है। अब इसका पता लगाने के लिए एक विलियन का, भाई इसका पता कैसे लगाएं, तो इसका एक विलियन आता है जिसका नाम क्या है, बेर्नोला या बेर्नोडक्ट या फैलिक विलियन आता है। लिखिए इसका विलियन, इसका जो विलियन है वो कौन सा है, बेर्नोडा, बेर्नोडक्ट या फैलिक विलियन। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर कैसे होगा। मान लो अपने पास में क्या है, Cu+2 का मतलब कॉपर हाइड्रोक्साइड, जिसका क्या हो गया, अपचयन हो गया। क्या हो गया, इसके अंदर अपन ने मिला दी क्या, अपचायक शर्करा, तो इसका अपचयन करेगी, तो इसका क्या हो जाएगा, Cu, एक हाइड्रोजन का अणु निकल जाएगा
तो इसके पास कितना बचेगा। अब ये जो अपना विलियन है इसका रंग कैसा होता है, हरे रंग का होता है। ये कैसा होता है, सॉरी नीले रंग का, नीले रंग का होता है। और जो ये इसके बाद में जो रंग आपको मिलेगा वो कौन सा होगा, भूरा या हरा, भूरा या हरा रंग प्राप्त होगा। किससे, यदि आपने इस शर्करा के अंदर, इस विलियन में शर्करा मिलाई, कौन सी, अपचायक शर्करा, यानी कि आपने जो भी मोनोसैकेराइड यानी ग्लूकोज ही मिला दिया ये मान लीजिए, तो उसके अंदर कैसा रंग मिलेगा आपको, भूरा या हरा रंग प्राप्त होगा। चलिए इसके बाद में अपन देखते हैं ट्राइसैकेराइड। कौन सी, ट्राइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड। ट्राइसैकेराइड के अंदर देखिए नाम दे क्या आ रहा है, ट्राई, ट्राई का मतलब तीन, यानी कि जितनी भी तीनों अपनी मोनोसैकेराइड है वो मिला के किसका निर्माण करती है, ट्राइसैकेराइड का। और जो इन तीनों से मिलेगा वो कौन सा होगा, रेफिनोल। ठीक है, कौन सा होगा, रेफिनोज शर्करा का निर्माण होगा। मिला दे तीनों को, देखिए कौन कौन सी, ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, लैक्टोज, और कौन सी है, फ्रैक्टोज। और ये मिलके किसका निर्माण करती है, रेफिनोज शर्करा। किसका निर्माण करती है, रेफिनोज शर्करा का निर्माण करती। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है क्या, चलो एक क्वेश्चन ही कर लो इसको, निम्न में से, निम्न में से डाइसैकेराइड कर लेते हैं क्या, वो तो एक ही बात है, उसमें एक है तो इसके अंदर आप आसानी से समझ जाओगे। डाइसैकेराइड क्वेश्चन इस प्रकार का आएगा आपके, कौन सा, ग्लूकोज ऑप्शन नंबर बी है फ्रैक्टोज, ऑप्शन नंबर सी है क्या, आप रेफिनोज कर सकते हो, रेफिनोज, ऑप्शन नंबर डी है आपका माल्टोज, माल्टोज। अब देखिए इसके अंदर आपके 3 या 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। देखिए पहली दो कौन सी हैं आपकी, मोनोसैकेराइड है, ये कौन सी है, ट्राइसैकेराइड है, और ये कौन सी है, डाइसैकेराइड। ठीक है, यानी कि आपका डी ऑप्शन सही है, माल्टोज शर्करा डाइसैकेराइड के अंदर आती है। चले आगे बढ़े, इसके बाद आती है कौन सी, पॉलीसैकेराइड। कौन सी आती है, पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड के कुछ उदाहरण आपने देखा होगा, जैसे कि सेलुलोज होता है, जो पौधे की बाहरी आवरण जो होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति। स्टार्च होगा, ग्लाइकोजन हो गया। स्टार्च क्या होता है, जिस तरीके से अपन ने पढ़ा था ना, मानव के अंदर संचित भोजन माइटोकॉन्ड्रिया करता है, किस रूप में,
ग्लाइकोजन में। इसी तरीके से पादपों के अंदर स्टार्च के रूप में संचित भोजन होता है। ठीक है, जो भी आपकी फफूंद वगैरह है उनका बाहरी आवरण या कवक जो भी आपके आते हैं, वो सारे कीट है उनके भी क्या आते हैं, पॉलीसैकेराइड से बना हुआ आवरण होता है। ठीक है, लिखें, लिखिए कौन सा है, सेल्यूलोज पहला, सेल्यूलोज। आपका कौन सा है, सेल्यूलोज। तो इसको क्या कहेंगे, पौधों की कोशिका भित्ति। ठीक है, इसके बाद में आता है स्टार्च। स्टार्च क्या है, पौधों में संचित भोजन, संचित भोजन। ठीक है, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन क्या है, जीव जंतु, जीव या जंतु में, जंतु कर सकते हो, जंतुओं में संचित भोजन। ठीक है, इसके बाद में काइटिन, और काइटिन क्या होता है, जो भी आपका कवक, जिसे अपन क्या कहते हैं, फफूंद या फंगी, फंगी की कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। ठीक है, इसके साथ ही जो कीटों का बाहरी कवच या आवरण, बाहरी कवच या आवरण किससे बना होता है, जो इसके निर्माण में पॉलीसैकेराइड का उपयोग होता है। ठीक है, इसके बाद में आता है कौन सा, पैक्टिन, और एक होता है आपका इनुलिन, इनुलिन। अब ध्यान रखना, इनुलिन और इंसुलिन दोनों अलग अलग हैं। इंसुलिन क्या है, हार्मोन है, जो कि आपका जो संचित भोजन है उसका निर्माण करता है। यानी कि जो भी आपने शर्करा खाई है, मान ली कार्बोहाइड्रेट आ गया शरीर के अंदर, उसको कन्वर्ट किया किसने, आपके माइटोकॉन्ड्रिया ने, और वो किस रूप में स्टोर करता है, ग्लाइकोजन। अब वो जो ग्लाइकोजन की प्रक्रिया है, शुगर से ग्लाइकोजन बनाने में जो प्रक्रिया होती है वो किसके कारण होती है, भाई रक्त के अंदर जितना भी आपने शुगर ले लिया वो रक्त के अंदर हो गया, रक्त में से निकालता भी तो है, नहीं तो रक्त में शुगर की हो जाएगी आपको प्रॉब्लम। तो उसको निकाल के इंसुलिन क्या करता है, उसको नियंत्रित करता है। चलो इसके बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं। मान लो आपका क्या है, कार्बोहाइड्रेट के कार्य लिख लेते हैं। हाइड्रेट के कार्य,
के कार्य। देखो, आपने जो शुगर लिया वो किसके अंदर गई? रक्त में। अब रक्त में से कैसे जाएगी वो अपन देखते हैं। ये आपकी क्या है? शर्करा है, जो किसमें निर्माण हो रहा है इसका? ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन। ठीक है। अब इसके अंदर कौन सी क्रिया होगी? आपका पहला तो लिख लीजिए इंसुलिन की। इंसुलिन ये क्या है? एक हार्मोन है जिसके कारण शर्करा से इसके अंदर ग्लाइकोजन के अंदर आपकी जाती है। अब इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? जेनेसिस एक अभिक्रिया होती है। एक शब्द है क्या? जेनेसिस। साइंस के अंदर जेनेसिस का मतलब होता है जन्म या निर्माण। समझ गए? अब बना क्या रहा है? ग्लाइकोजन। तो आप इसके सामने लगा दीजिए ग्लाइकोजन। ग्लाइको क्या बन गया? ग्लाइकोजेनेसिस। क्या बना? ग्लाइकोजेनेसिस। यानी कि ग्लाइकोजन के निर्माण की जो अभिक्रिया है उसको क्या कहेंगे? ग्लाइकोजेनेसिस। अब आप एक चीज देखिए कि अगर ये भोजन का स्टोर कर रहा है और दूसरा आपने पढ़ा था कि ये इसका क्या करता है? जरूरत पड़ने पे इसको रिलीज भी करता है, वापस भी देता है आपको एनर्जी। तो ये तो हो गई आपकी ग्लाइकोजेनेसिस की अभिक्रिया। अब ये ग्लाइकोजेनेसिस से वापस शर्करा भी तो बनेगी, तभी तो वो आप यूज करोगे। आपका जो रक्त है वो उसको यूज करेगा। तो इसकी भी एक अभिक्रिया है, एक इसका भी हार्मोन है। और वो कौन सा है? ग्लाइकोगोन। ग्लूको ग्लूकैगोन हार्मोन। ग्लूकैगोन हार्मोन जो होता है वो क्या करता है? जो ग्लूकोज है उससे वापस शर्करा में आपको कन्वर्ट करता है। और इसका एक आपका एक शब्द और याद रखना है आपका, क्या? लाइसिस। लाइसिस। और लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना। तो आपका क्या, आपने क्या किया? ग्लाइकोजन से शर्करा में गया, तो क्या लिखोगे आप? ग्लाइकोजेनो। इसके आगे लगा दो ग्लाई ग्ला सॉरी ग्लाइकोजेनो। ग्लाइकोजेनोलाइसिस। आपने यदि इन शब्दों को तोड़ के आपने पढ़ना सीख लिया तो आप आसानी से आपके अंदर ये आपको समझ भी आएंगी और आप लोग इनको भूल भी नहीं पाओगे और आसानी से ही आप इनको याद कर पाओगे। चलिए इसके बाद में देखते हैं अपन क्या। आपने कार्बोहाइड्रेट को पूरा पढ़ लिया। इसके बाद में आती है अपनी वसा की लिपिड्स, यानी कि अपन जो भी घी तेल चर्बी जो भी खाते हैं वो सारी क्या है? वसा है। वो अपने शरीर के अंदर किस प्रकार से जाती है, उनका कैसे डिवाइडेशन होता है, किस प्रकार से वो अपने शरीर में पचती है, वो ही अपन देखेंगे। देखिए सबसे पहले क्या लिखें? लिपिड्स। क्या? वसा या लिपिड्स या फैट। ठीक है।
क्या है, फैट। देखिए अब ये किससे बनती है, एक कार्बन होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वही कार्बोहाइड्रेट में होता था वही इसमें होता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो बहुत ही कम होती है। जो ऑक्सीजन का अणु ऐड होता है किसके अंदर, वसा के अंदर, वो बहुत कम होता है। और यही रीजन है कि अपने शरीर के अंदर वसा बहुत टाइम लेती है किसमें, पाचन में। जैसे आपने ग्लूकोज लिया तुरंत के तुरंत आपको इंस्टेंट जो भी एनर्जी मिलेगी वो तुरंत मिल जाएगी, लेकिन जो अपनी लिपिड्स या फैट आप जो भी लोगे, मान लो आपने घी खाया, वो 6 से 8 घंटे लेगा आपके पचने में शरीर में, तो वो उस टाइम पे एनर्जी देगा, लेकिन आपको चाहिए तुरंत एनर्जी। आप आए, आपको खाना बनाना है, मान लो आप पढ़ रहे हो और आपको खाना बनाना है, तो आपके पास बिल्कुल एनर्जी नहीं है, भूख, पेट ऐसे हो रहा है आपका भूख के मारे कि मेरे से रहा नहीं जाता, आप एक चम्मच चीनी लीजिए और उसको खाइए, आपके पेट में तुरंत ऐसा आराम मिलेगा कि मुझे भूख नहीं लग रही, वो तुरंत एनर्जी मिल रही है आपको। ठीक है, अब आप एक घी की चम्मच खाओगे, उससे तो आपको तुरंत नहीं मिलने वाली। ठीक है, चलिए, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते बने होते हैं, ये सामान्यतः सामान्यतया कैसे होते हैं, चिकनाई युक्त, चिकनाई युक्त होते हैं। इसके बाद में क्या है, ये ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, और यही कारण होता है, क्या यही कारण है कि इनका पाचन आसानी से नहीं होता या शीघ्रता से नहीं होता, इनका पाचन आसानी या शीघ्रता शीघ्रता से नहीं होता है। ठीक है, और ये एनर्जी कितनी देते हैं, यदि अपन प्रैक्टिकल बात करें तो 1 ग्राम के अंदर 9.1 किलो कैलोरी आप ये रिलीज करते हैं, कौन, लिपिड्स या फैट। अब आपको कई जगह लिखा हुआ होगा 9.4 या 9.5 भी, लेकिन यदि अपन प्रैक्टिकल की बात करें, जो आपने इंसानियत जो शरीर है उसके अंदर बात करें तो 9.1, और आपको अगर एग्जाम भी आता है तो भी आप उसको कितना लिखोगे, 9.1 ही लिखोगे। इसको मैं लिखवा भी देता हूं कि ऊर्जा कितनी देता है ये, 9.1 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। ठीक है, आगे देखते हैं, लिपिड्स या वसाएं, जल में अघुलनशील होती, घुलनशील होती है। अब यदि आप बोलो कि सर मैं तो पानी में वसा मिलाऊंगा, भाई मेरी पास बहुत सारा घी है या बहुत सारा तेल है, मैं ट्राई करके देखता हूं, मुझे तो मिलाना है। आपने 1 गिलास पानी लिया और उसके अंदर आपने 1 बूंद डाल दी, किसकी, तेल या घी की। अगर आप ज्यादा डालोगे तो पूरा ऊपर आ जाएगा। अब वो 1 बूंद आपकी अलग से तिर रही है। ठीक है, अब आप उसको एक चम्मच लीजिए या कोई डंडी लीजिए और उसको हिलाइए। जैसे आप उसको गिलास में हिलाओगे तो वो क्या करेगा, एक छोटी छोटी बूंदों के अंदर टूट के बिखर जाएगा, और वो बिखरे हुए चीज को अपन क्या कहेंगे, इमल्सन। यानी कि उसके अंदर यदि आप पानी में
मिलाओगे वसा का तो वो किसका निर्माण करेगी, आपका इमल्सन का निर्माण करेगी। हाँ, कुछ कार्बनिक पदार्थ होते हैं जैसे कि ईथर, बेंजीन वगैरह, वो क्या करते हैं, उसके अंदर आसानी से घुल जाते हैं, घुलनशील होते हैं। ठीक है, लिखें। चलो, क्या वसा प्लस जल किसका निर्माण करेंगे, आपका इमल्सन। ठीक है, इसके बाद में कार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बनिक पदार्थ जैसे आपका ईथर हो गया, बेंजीन हो गया, आदि क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। ठीक है, जैसे कि उदाहरण देखें, एग्जाम्पल, घी, तेल, चर्बी, कैरोटीन। और कैरोटीन यदि मैं आपसे पूछूं किस में पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है, गाजर में। किस में पाया जाता है, गाजर में पाया जाता है। इसके बाद में एक आता है लाइपेन, लाइकोपिन सॉरी, जो किस में पाया जाता है, टमाटर में। और प्राकृतिक रबड़ इसके अलावा भी बहुत से होते हैं, जैसे कि कर्ण मोम जो होता है, आपके कान में जो मोम पाया जाता है, एक मधुमक्खी का मोम होता है। आपने जो पक्षियों को देखा होगा, कुछ पक्षी जैसे कि आपने कबूतर या किसी ने कोई भी और तोता या फिर चिड़िया, जो भी आपका घर में, मान लो आपने कोई पकड़ के, या किसी की पालतू भी होता है किसी किसी के, उसके पंखों के ऊपर यदि आपने हाथ घुमाया हो तो उसके ऊपर एक बहुत ही चिकना ही चिकना ऐसा लगता है कि ये घी लगा रखा हो। वो भी क्या होता है, एक लिपिड्स होता है। यही रीजन होता है कि बारिश के अंदर भी जब अगर वो बाहर होते हैं या उड़ते भी रहते हैं, तो उनके जो पंख होते हैं या पैर, जिसको आप पर बोलते हो, वो भीगते नहीं है। अगर मान लो वो भीग जाए तो वो क्या होगा, क्या होगा उनके अंदर, वो उड़ नहीं पाएंगे, चिपक जाएंगे। जैसे ही अपनी स्किन होती है वो भी एक तरीके से ऑयली होती है। आपने देखा होगा कई बार ऑयल आप बाहर भी आ जाता है तो वो क्या होता है, पानी को अंदर नहीं जाने देता, लेकिन फिर भी कई बार स्किन थोड़ा सोख लेती है, हवा में उड़ जाता है या स्किन सोख लेती है, उसमें कुछ रंध्र होते हैं, लेकिन फिर भी वो कम पीती है। आपने एक थोड़ा सा पानी डाला और हल्का सा पूछा या ऐसे किया, वो साफ हो जाएगा। आपने कई बार एक नोटिस किया होगा, मान लो जूते जो हैं, आप जूतों के अंदर गीली जुराब पहन लो या पानी भर के देखो और आधा घंटा उसको देखो, आपके पैर कैसे हो जाएंगे, एक बिल्कुल वो पानी पी लेगा और जैसे किशमिश होती है ना, किशमिश की तरह हो जाएगा। लेकिन पक्षी को चाहे कितनी भी वो तैर ले तो वो, उसके पर जो होते हैं वो नहीं भीगते हैं, पर अपने जो स्किन होती है वो ऑयली होती है, लेकिन कुछ बहुत कम होती है कि वो उसमें जो रंध्र होते हैं उनके अंदर से पानी चला जाता है अपनी स्किन के अंदर। इसीलिए तो कई बार पैर ऐसे ज्यादा अपन पानी के अंदर रह लेते हैं तो फपूंद जैसे जाते हैं, जैसे किशमिश नहीं फूल जाती है, गीली गीली हो जाती है अलग सी, इसी टाइप के हो जाते हैं। चलो आगे देखते हैं इसका सरलीकरण कैसे होता है अपनी लिपिड्स का। देखिए, जो अपनी लिपिड्स होती है वो दो चीजों से मिलकर बनी होती है। पहला क्या है, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल, और दूसरा कौन सा है, वसीय अम्ल।
इसको थोड़ा सा साइड में लिखते हैं। ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल। क्या? वशीय अम्ल। ग्लिसरॉल का सूत्र क्या होता है? जैसे कि CH2OH, या आप लिख सकते हो CHOH CH2OH। मान लो अपन 3 का बनाते हैं। इसके बाद में आपने वसीय अम्ल कैसे होते हैं, जैसे कि एसिटिक जो अम्ल होता है उसका सूत्र क्या होता है? CH3COOH। अपन उसका उल्टा लेते हैं, अपने पास क्या लेना है? सिर्फ अम्ल लेना है, तो क्या होगा? HOOC, और अपन इसके अंदर कुछ मिला देते हैं R1। ठीक है, इसके अंदर भी HOOC और R3, सॉरी R2 और HOOCR3, ये अपन ने इसके अंदर कुछ मिला दिया। अब जब इसकी अभिक्रिया होगी तो इसके अंदर से जल के कुछ अणु बाहर निकलेंगे। ठीक है, जैसे कि इसके अंदर जल के अणु आप निकालो, आपका H या OH डायरेक्ट लिख दें, पास में है, और एक ये H। ठीक है, ये OH और ये OH, इसका H, ये OH और इसका H। ठीक है, यानी कि टोटल कितने अणु हो गए? 3H2O। ये हो गए माइनस, इसमें से क्या हो गए? माइनस हो गए। अब इसका अंदर बचा क्या आपका? CH2 बचा, इसमें क्या बचा? OO और C, यानी कि O, एक बंद C का और डबल बॉन्ड O, और क्या बच गया? R1। ठीक है, ऐसे ही इसके अंदर क्या बचा? CHO और C डबल बॉन्ड O, R2। इसके अंदर क्या बच गया? CH2O C डबल बॉन्ड O और R3। अब जो ये वाला पार्ट है, कौन सा? इनके बॉन्ड्स जिस तरीके से बने हुए हैं, जा भाई, ये वाला, ये जो पार्ट है इसका, ये क्या कहलाता है? एस्टर बंध के द्वारा बंधा है, या यह इसकी सरलीकरण क्या है? सरल वसाएं, क्या? सरलीकरण रूप है, सरल वसाएं। यानी कि एस्टर्ड बंध। ठीक है, अब देखो, इसका अंदर जो सी सिंगल बॉन्ड है वो क्या है? एक एकल बंध है, और उसको क्या कहेंगे अपन? संतृप्त कार्बनिक यौगिक। और अगर डबल बॉन्ड है तो वो क्या है? असंतृप्त। असंतृप्त, असंतृप्त कार्बनिक यौग। ठीक है, असंतृप्त कार्बनिक यौग। अगर असंतृप्त से इसके अंदर आपको संतृप्त करनी है तो इसके अंदर हाइड्रोक्सीकरण की अभिक्रिया करानी पड़ेगी, या हाइड्रोजन गैस इसमें प्रोवाइड करा दो। आगे देखें, देखिए असंतृप्त, संतृप्त वसाएं, इनमें
कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध पाए जाते हैं। परमाणु के बीच द्विबंध द्विबंध पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में क्या है, संतृप्त वसाएं। संतृप्त वसाएं, संतृप्त वसाएं क्या होती है, इनमें कार्बन परमाणु कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको असंतृप्त से करना है संतृप्त। क्या असंतृप्त से क्या करनी है, आपको संतृप्त अवस्था में लेके आनी है, यानी कि अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड फैट्स के अंदर कन्वर्ट करना है। तो इसके अंदर कौन सी अभिक्रिया होगी, हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया होगी। किसकी, हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण। ठीक है, हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया होगी और वो बहुत आसान धीरे धीरे होती है। अपन उसको बढ़ाने के लिए उसके अंदर उत्प्रेरक मिलाते हैं, और वो कौन सा मिलाते हैं, जो निकल होता है अपना वो उत्प्रेरक मिलाते हैं। कौन सा, NiCa, निकिल जो है वो मिलाएंगे, क्या, उत्प्रेरक। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी संतृप्त। अब इसके अंदर इनके उदाहरण भी लिख लीजिए, जैसे कि वनस्पति तेल, वनस्पति तेल हो गया। और जो अपने संतृप्त होते हैं वो कौन से होते हैं, जैसे कि घी, बटर, फैट्स या चर्बी, ये सारे आपके क्या होते हैं, संतृप्त। अब पाचन के अंदर ये इजी वे में हो जाता है और इनके अंदर आसानी से नहीं होता है, क्या, पाचन। ठीक है, इसलिए अच्छे कौन से होंगे, अच्छे तो ये है जो पाचन हो जाए, लेकिन अपने ये हैं वो नुकसान करते हैं शरीर के अंदर, वो गलत तरीके से बनाए होते हैं, मिक्स बनाए होते हैं। जैसे कि अपना डालडा घी है वो आपका मिक्स होता है। ठीक है, और एक चीज और देखिए, वसा प्लस क्षार, वसा प्लस क्षार, वसा प्लस क्षार क्या कहलाता है या क्या बनेगा, साबुनीकरण। यानी कि जैसे कि आपने मिला दिया NaOH, उदाहरण के तौर पे मिला सकते हैं NaOH या KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्या होगा, साबुनीकरण, साबुनीकरण। ठीक है, और इसके अलावा कुछ उदाहरण हैं, लिख लीजिए, अभी मैं बता रहा था आपको वो, जैसे कि आपका क्या है, सरल वसाओं के अन्य उदाहरण, अन्य उदाहरण। पहला लिखिए, करण मोम,
करण मोम, और करण मोम कौन सा होता है? सिरुमिन। सिरुमिन, ठीक है। MIN, सिरुमिन। इसके बाद में होता है जंतुओं या पक्षियों के पैर, आप पक्षियों का लिख लीजिए, पक्षियों के पर या पंखों, या डंक पर भी होते हैं, जो कौन से होते हैं आपके? लेनोमिन, लेनोमिन, ठीक है। इसके बाद में मधुमोम, हनीवैक्स, ओके, जो कि मधुमक्खियों से प्राप्त होती है। और एक होता है पेट्रोलियम पदार्थों से, पेट्रोलियम पदार्थों से प्राप्त मोम, से प्राप्त मोम, ठीक है दोस्तों। ये हो गया आपका, आज लिपिड्स हो गई अपन ने पढ़ी है। कल अपन पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में कि कैसे प्रोटीन का शरीर के अंदर पाचन होता है, किस सरल रूप के अंदर जाके प्रोटीन अपने शरीर के अंदर पाचित होती है, किस तरीके से उसका डाइजेशन होता है, ये सब अपन पढ़ेंगे, कितने प्रकार की होती है कल। वीडियो के लिए धन्यवाद आपको बहुत बहुत। और साथ में दोस्तों अभी से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि लोको पायलट की अब की बार अच्छी खासी वैकेंसी आएंगी और आप लोगों का सिलेक्शन मैं आशा करूंगा कि बहुत 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 मात्रा में आपका सिलेक्शन हो। जो भी बच्चा मेहनत करे, हर बच्चा सफल हो, ठीक है। धन्यवाद।